नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। मित्रों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लेटो ने अपने न्यायप्रिय आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दो साधन उन्होंने बताए, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। अर्थात प्लेटो ने न्यायप्रिय आदर्श राज्य रूपी साध्य की स्थापना के लिए दो तरीके बताए हैं, एक है शिक्षा का सिद्धांत और दूसरा है साम्यवाद। तो मित्रों, उसका जो दो साधन है उसी में से जो उसका जो पहला साधन है शिक्षा, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या है। मित्रों, अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लेटो ने अपने न्यायप्रिय आदर्श राज्य रूपी उसका जो साध्य था उसकी स्थापना के लिए दो साधन बताए, शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। तो यहाँ पर मित्रों दो शब्द आ रहा है, एक है साध्य और दूसरा है साधन। आप इन दोनों शब्दों का अंतर समझ लीजिए, साध्य क्या होता है, साधन क्या होता है, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे मित्रों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें कुछ दुविधा भी रहती है। तो पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। देखिए, साध्य माने होता है उद्देश्य, साध्य माने होता है उद्देश्य, लक्ष्य, जिसको हम अंग्रेजी में गोल कहते हैं, मिशन कहते हैं। और साधन मीन्स होता है कि जिसके माध्यम से हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो साध्य मतलब ये होता है कि जो हमारा लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, जो हमारा मिशन होता है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किसी के माध्यम से प्राप्त करेंगे, किसी तरीके से प्राप्त करेंगे। तो जिस माध्यम से, ये माध्यम होता है, साधन मीन्स होता है माध्यम, माध्यम। तो जिसके माध्यम से, जिसके सहारे हम किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो माध्यम जो होता है साधन होता है। अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है जो कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, एक्स पर्सन नाम का कोई आदमी है, अब उसको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद जाना है। अब तो इलाहाबाद जो जाना है उसको, तो एक्स पर्सन का, अब चूंकि उसको इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद पहुंचना है, तो इलाहाबाद पहुंचना उसका लक्ष्य हो गया। इलाहाबाद पहुंचना उसका लक्ष्य हो गया। अब इलाहाबाद जाने के बहुत सारे साधन होते हैं। अब देखिए, वो एक्स पर्सन पैदल भी जा सकता है, बाइक या स्कूटर से जा सकता है, फिर वो साधन से जा सकता है जिसमें मतलब बस, ऑटो इत्यादि। फिर वो पर्सन रेलगाड़ी से जा सकता है और वो हवाई जहाज़ से भी जा सकता है। वो हवाई जहाज़ से भी जा सकता है इलाहाबाद। हवाई जहाज़ से भी जा सकता है। तो एक्स पर्सन इलाहाबाद जाना चाहता है, इलाहाबाद पहुंचना उसका लक्ष्य हो गया।
अब इलाहाबाद वो कई तरीके से जा सकता है, जैसे वो पैदल भी जा सकता है, साधन से भी जा सकता है, बाइक से जा सकता है, रेलगाड़ी से, जहाज़ से। तो यहाँ पर साधन बहुत हैं, मतलब वो किसी भी माध्यम से इलाहाबाद पहुँच सकता है। अब वो इसकी इच्छा के ऊपर है कि वो कौन सा साधन चूज़ करता है, मतलब किसको वो चुनता है। तो अब मान लीजिए वो बाइक से गया, तो ठीक इसी प्रकार से प्लेटो का जो न्यायप्रिय आदर्श राज्य है, न्यायप्रिय आदर्श राज्य रूपी जो प्लेटो का जो साध्य है, जो प्लेटो का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य की स्थापना के लिए उसने दो साधन बताए, एक तो शिक्षा व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद। तो उसी प्रकार से प्लेटो ने दो साधन बताए। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके सामने विकल्प बहुत हैं, ये कौन सा साधन चुनता है ये इसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार से प्लेटो ने अपने न्यायप्रिय आदर्श राज्य रूपी जो उसका साध्य था, जो उसका लक्ष्य था, उसकी स्थापना के लिए दो साधन बताए, शिक्षा की व्यवस्था और दूसरा साम्यवाद। तो अब हम प्लेटो की जो शिक्षा है, जो प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था है, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था एथेंस और स्पार्टा, एथेंस प्लस स्पार्टा, स्पार्टा बराबर प्लेटो की शिक्षा। तो मित्रों, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का समन्वित रूप थी। दोनों की शिक्षा व्यवस्था की जो अच्छाइयाँ थी उसको लेकर के प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि प्लेटो की शिक्षा पर चर्चा करने से पहले हमें एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पर नज़र नहीं डालेंगे, उसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तो हम प्लेटो की जो शिक्षा है उसको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हम एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर हम नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत पर आते हैं। तो मित्रों, ये जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली, ये जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी ये राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली नहीं थी, मतलब उस पर राज्य का कोई मतलब नियंत्रण नहीं था। ये एथेंस की शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा थी और यहाँ पर व्यक्तिगत हितों को महत्व दिया जा रहा था और राज्य हित को गौण समझा जा रहा था। तो ये जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी, एथेंस की शिक्षा प्रणाली तीन भागों में बटी हुई है। एक है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा या सामाजिक शिक्षा। और ये जो प्राथमिक शिक्षा थी ये 6 से 14 वर्ष तक थी और माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष तक, और ये सामाजिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा 18 से 20 वर्ष तक। तो मित्रों, ये जो प्राथमिक शिक्षा थी यहाँ पर बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, उन्हें
संगीत, साहित्य, व्यायाम वगैरह के बारे में जानकारी दी जाती थी। और जो ये माध्यमिक शिक्षा है, ये माध्यमिक शिक्षा हालांकि सबके लिए ओपन थी, सबके लिए थी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसमें ये था कि ये शिक्षा जो थी ना, ये बड़ी खर्चीली थी। ये शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा महंगी थी। ये शिक्षा महंगी थी, माध्यमिक शिक्षा। तो उससे होता क्या था कि माध्यमिक शिक्षा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता था जो आर्थिक रूप से संपन्न था, जो आर्थिक रूप से मजबूत थे। और जो कमज़ोर वर्ग था तो वो इस शिक्षा का जो खर्च था ना, इसको वहन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए व्यवहारिक रूप में ये शिक्षा जो धनी वर्ग था, जो संपन्न वर्ग था, वहीं तक सीमित हो गई। हालांकि ये थी सबके लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ कि ये शिक्षा एक वर्ग विशेष तक सीमित हो गई। मतलब जो धनाढ्य वर्ग था, जो संपत्तिशाली वर्ग था, तो वहाँ तक ये सीमित हो गई। तो इस शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या माध्यमिक स्तर में यही थी, और ये 14 से 18 वर्ष तक चलती थी। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो माध्यमिक शिक्षा है, इसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति इत्यादि की शिक्षा दी जाती थी। और ये जो सैनिक शिक्षा है मित्रों, हमने आपको बताया कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली है, इस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था और ना ही यह राज्य द्वारा दी जाती थी। ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में थी, क्योंकि उस समय जो एथेंस में कानून था, वो उसमें ये माना जाता था कि बच्चों को शिक्षित करना परिवार का दायित्व है, माता पिता का दायित्व है। लेकिन ये दो जो शिक्षा के स्तर हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, ये पूरी तरीके से निजी क्षेत्र में था। लेकिन जो ये सैनिक शिक्षा है या जो सामाजिक शिक्षा है, अर्थात जो ये तीसरे स्तर की शिक्षा है, ये राज्य द्वारा दी जाती थी। ये शिक्षा राज्य द्वारा दी जाती थी, राज्य द्वारा दी जाती थी। अर्थात ये जो तीसरे स्तर की शिक्षा है, ये राज्य नियंत्रित शिक्षा थी। तो ये दोनों शिक्षा निजी क्षेत्र में थी, लेकिन इस शिक्षा को राज्य द्वारा दिया जा रहा था। अब मतलब ये हो गया कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी, वो आंशिक रूप से निजी क्षेत्र में थी और आंशिक रूप से राज्य नियंत्रित भी थी। और ये जो शिक्षा थी, एथेंस के प्रत्येक वासी के लिए अनिवार्य थी। मतलब जो ये सैनिक शिक्षा है, ये एथेंस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मतलब एथेंस के जो वासी थे, प्रत्येक एथेंस वासी को इसको प्राप्त करना अनिवार्य था। क्योंकि जो इस शिक्षा को प्राप्त नहीं करता था, तो उसे नागरिक अधिकार नहीं मिलता था। अर्थात नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, नागरिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए ये शिक्षा जरूरी थी। तो इसीलिए प्रत्येक एथेंसवासी के लिए ये शिक्षा अनिवार्य थी। अगर वो ये शिक्षा नहीं लेगा तो फिर वो नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं कर पाएगा। और मित्रों, जो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी, एथेंस की शिक्षा प्रणाली ये मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पर जोर देती थी। और लेकिन यहाँ पर जो सैनिक शिक्षा थी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता था। हालांकि वो अनिवार्य था प्रत्येक एथेंस वासी के लिए, नहीं तो नागरिक अधिकार वो नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन शिक्षा के जो शिक्षा का जो प्राथमिक स्तर था और जो माध्यमिक स्तर था, चूँकि वो निजी क्षेत्र में था, उस पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। तो इसीलिए क्या होता था कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी, वहाँ पर पारिवारिक हित को प्रमुखता दी जाती थी और राज्य हित को गौण समझा जाता था। तो इसीलिए लोग सैनिक शिक्षा प्राप्त अवश्य करते थे, लेकिन उनके मन में जो निजी हित था वो मतलब कि भारी था, उसकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा रहता था। तो मित्रों,
अब हम आते हैं अपनी जो दूसरी शिक्षा है स्पार्टा की शिक्षा, उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा प्रणाली, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। मित्रों, जो ये स्पार्टा है, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली ये पूरी तरीके से राज्य नियंत्रित थी। ये पूरी तरीके से राज्य नियंत्रित थी। ये शिक्षा पूरी तरीके से राज्य नियंत्रित थी स्पार्टा की। और स्पार्टा मित्रों एक जो योद्धा समाज है उस टाइप का नगर राज्य था। तो यहाँ पर होता क्या था कि जैसे ही कोई बच्चा 7 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता था, 7 वर्ष की, जैसे ही कोई बच्चा 7 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता था तो उसे परिवार के नियंत्रण से अलग कर दिया जाता था और वो राज्य अपने नियंत्रण में उसको ले लेता था। राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था। तो जब 7 वर्ष की आयु कोई बच्चा पूरी कर लेता था तो राज्य उसे अपने नियंत्रण में ले लेता था और अपने तरीके से उसे शिक्षा दीक्षा देता था, प्रशिक्षित करता था युद्ध कौशल में, वो तमाम सारी चीज़ों में, ताकि वो आने वाले समय में देश की जो ज़रूरतें हैं वो देश रक्षा के लिए कुशल बन सके और सक्षम बन सके। तो ये अपने नियंत्रण में लेकर के उनको अपने तरीके से प्रशिक्षित करता था। और यहाँ पर मित्रों जो एथेंस की शिक्षा जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली है, यहाँ एक अच्छाई ये थी उस समय कि यहाँ पर स्त्री पुरुष शिक्षा में समानता थी। स्त्री पुरुष शिक्षा में शिक्षा समान थी। तो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुष शिक्षा समान थी और जिस प्रकार से पुरुषों को राज्य अपने नियंत्रण में लेता था उसी प्रकार से स्त्रियों को भी लेता था। मतलब जो भी लड़की 7 वर्ष की उम्र पूरी कर लेती थी तो दोनों की शिक्षा समान थी और यहाँ पर दोनों को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाता था ताकि स्त्रियां भी राज्य की रक्षा के लिए, राज्य की सेवा के लिए सक्षम और कुशल बन सकें और वो पुरुषों के समान ही राज्य की रक्षा में भाग भी लेती थी। और लेकिन जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पर स्त्री पुरुष समानता में स्त्री पुरुष जो शिक्षा थी वो समान नहीं थी बल्कि असमान थी। तो उसमें क्या होता था कि जो स्त्रियां होती थी चूँकि उनको राज्य के कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलता नहीं था, शिक्षा भी समान नहीं थी उस समय, तो उसमें क्या होता था कि जो स्त्रियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, तो उन्हें अपने घर को चलाने के लिए, मतलब गृह संचालन के लिए उन्हें अलग से शिक्षा लेनी पड़ती थी। लेकिन स्पार्टा में ये बात नहीं थी। स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी, दोनों को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। और यहाँ पर मित्रों जो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली है तो यहाँ पर जो राज्यहित था, यहाँ पर राज्यहित प्रधान था, प्रमुख था। लेकिन जो पारिवारिक हित या निजी हित वो गौण था, यानी अप्रधान था। देखिए स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली ऐसी थी
कि लोगों को राज्य अपने नियंत्रण में लेकर के प्रशिक्षित करता था, उन्हें अपने तरीके से शिक्षा दीक्षा देता था, उन्हें तैयार करता था, उन्हें युद्ध कौशल इत्यादि में। तो यहाँ पर क्या होता था कि लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव भरा जाता था कि वो राज्य हित यहाँ पर प्रधान था और पारिवारिक हित या निजी हित गौण था। लेकिन एथेंस में क्या था, इसका उल्टा था। वहाँ क्या था कि जो फैमिली का हित है, जो पारिवारिक हित है वो प्रधान है और जो राज्य हित है वो गौण है। राज्य हित को लोग उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन स्पार्टा में ये बात नहीं थी। और इन सब चीज़ों से, अब चूँकि प्लेटो एथेंस का वासी था और हमने आपको अपने पहले या दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि जिस समय एथेंस और स्पार्टा के बीच जो 28 वर्षीय युद्ध था, वो उस युद्ध में जिसको कि पेलोपोनेशियन वार बोला जाता है, तो उस युद्ध में एथेंस की पराजय होती है। एथेंस की पराजय होती है, स्पार्टा की विजय होती है। वो युद्ध कौन था? पेलोपोनेशियन वार। पेलोपोनेशियन युद्ध। तो इस पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की पराजय होती है, स्पार्टा की विजय होती है। तो इस पराजय से प्लेटो बड़ा आहत था, बड़ा दुखी था। तो इसीलिए क्या हुआ कि प्लेटो ने जब अपनी शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी जो शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की या उसका शिक्षा संबंधी जो विचार था, तो उसमें उसने सैनिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया। सैनिक शिक्षा पर उसने काफ़ी जोर दिया था। तो चूंकि उसका जो पुराना एक्सपीरियंस था वो उससे वो बड़ा आहत था और अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसने सैनिक शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया। और आगे चल करके उसने अपनी जो शिक्षा व्यवस्था बनाई तो उसमें मानसिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, सैनिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया। क्योंकि एथेंस की शिक्षा में जहाँ बौद्धिक विकास और मानसिक विकास पर जोर दिया जाता था, वहाँ शारीरिक विकास या युद्ध कौशल पर उतना ज़्यादा एक प्रकार से जो ध्यान होता है वो नहीं दिया जाता था। लेकिन स्पार्टा में क्या था कि वहाँ बौद्धिक शिक्षा और बौद्धिक विकास, मानसिक विकास पर उतना ज़्यादा जोर नहीं था, लेकिन स्पार्टा में सैनिक शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर था। सैनिक शिक्षा पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर था। और इसीलिए प्लेटो ने जब अपनी शिक्षा व्यवस्था बनाई या शिक्षा के संबंध में उसने अपना जो विचार प्रस्तुत किया, तो उसने एथेंस और स्पार्टा की जो एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उनके जो अच्छाइयाँ थी, उनके जो गुण थे, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करता है। और इन दोनों शिक्षा प्रणाली की जो कमियां थी उसको वो नकार देता है, इनको स्वीकार कर लेता है और इनको अस्वीकार कर देता है। इनको वो अस्वीकार कर देता है। मतलब एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी, उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनके जो गुण थे, उसको प्लेटो ने स्वीकार कर लिया और इनकी जो कमियाँ थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, नकार दिया। और तब जाकर के प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया।
और मित्रों एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो उस शिक्षा व्यवस्था में स्पार्टा से ज़्यादा वो प्रभावित था, स्पार्टा से वो ज़्यादा प्रभावित था प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था के दौरान। स्पार्टा से प्रभावित था। तो वो अपनी शिक्षा व्यवस्था के निर्माण में स्पार्टा से ज़्यादा प्रभावित था और इसीलिए अपनी शिक्षा व्यवस्था में उसने जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि उसने सैनिक शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया। और मित्रों देखिए एक क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा बन सकता है कि जैसे अगर एथेंस की शिक्षा प्रणाली पर बनाया जाए, हालांकि अभी बना नहीं है लेकिन निकट भविष्य में अब बनने की पूरी संभावना है। एथेंस की शिक्षा प्रणाली पर अगर पूछे कि एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी उसके 3 स्तर थे, मतलब वो प्लेटो के समय में जो प्रचलित थी, प्लेटो के टाइम में एथेंस में, तो उसके 3 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा। तो ये जो 3 स्तर हैं, तो इसमें प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ये निजी क्षेत्र में था और ये सैनिक शिक्षा ही राज्य देता था। अगर इसमें ये प्रश्न पूछे कि एथेंस की शिक्षा प्रणाली में वो कौन सी ऐसी शिक्षा का स्तर, वो कौन सा स्तर था शिक्षा का जो कि राज्य नियंत्रित थी और जिसको राज्य देता था, तो उसका सही आंसर होगा ये सैनिक शिक्षा। मतलब जो तीसरे स्तर की शिक्षा थी यही राज्य के नियंत्रण में थी, इसको राज्य देता था, बाकी ये दोनों स्तर वो निजी क्षेत्र में थे, इससे राज्य का कोई लेना लादना नहीं था। तो मित्रों ये हमारे समझ से फ्यूचर में एक अच्छा प्रश्न बन सकता है और ज़रूर पूछा जाना चाहिए, पूछने लायक भी है। तो मित्रों प्रश्न इसी प्रकार से बनाए जाते हैं कि जहाँ थोड़ा सा जो अभ्यर्थी हैं या जो कंपटीटर हैं उनका ध्यान नहीं जाता है, या मान लीजिए कि आदमी पढ़ता है लेकिन उतना ज़्यादा गौर नहीं करता है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है भाई स्पार्टा से भी बन सकता है, उससे ही बन सकता है। अब वो एग्जामिनर के मूड की बात है कि वो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कहाँ से मतलब नहीं उठा रहा है, लेकिन ये है कि इन सब बिंदुओं पर अभी हमने जो आपको पढ़ाया तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और निकट भविष्य में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है ये उसका जो न्यायप्रिय आदर्श राज्य रूपी जो साध्य है, जो उसका लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और उसने इसके लिए 2 साधन बताएं, एक तो शिक्षा है, दूसरा साम्यवाद है। और शिक्षा और साम्यवाद में प्लेटो का ज़्यादा जोर इसी शिक्षा पर रहा है। प्लेटो का ज़्यादा जोर यानी ज़्यादा फोकस शिक्षा पर रहा है। शिक्षा पर मित्रों इसलिए रहा है क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि शिक्षा एक ऐसा साधन होती है जिसके माध्यम से नागरिकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करके बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षित करेंगे
तो वो अपने द्वारा जो निर्धारित कार्य है उसको करने के लिए खुद ब खुद प्रेरित होंगे। इसीलिए प्लेटो ने ज़्यादा जोर शिक्षा पर दिया कि यदि हम अपने नागरिकों को, अपने एथेंस वासियों को बेहतर तरीके से शिक्षित करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा कि उनका जो काम है उस काम को करने के प्रति वो खुद ब खुद प्रेरित होंगे, खुद ब खुद उसकी ओर आकर्षित होंगे। तो इसीलिए उसने शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया और साम्यवाद पर उसने शिक्षा की तुलना में उस पर कम जोर दिया है, लेकिन ज़्यादा जोर शिक्षा पर दिया है। तो मित्रों, इसलिए इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब निकट भविष्य में क्वेश्चन बनने चाहिए। और अब जो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, अब प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और उसके बाद तब हम विस्तार से आपको बताएंगे कि प्लेटो का जो पूरा जो शैक्षिक दर्शन है उसके पीछे उसकी सोच क्या है, उसने किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था किस संरचना बनाई है, उसको किसने स्तर में बांटा है। तो वो तमाम सारे बिंदुओं पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।